एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2021 के लिए मिनी टेस्ट नंबर 11 जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर नोट्स कोर्स है। ये 60 डे प्रीलिम कोर्स है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो प्रीलिम्स 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे, आप नीचे जो है वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला, इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल was launched in 2019. Second, it tracked the progress of all the state and UTs on 115 indicators. तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो बेसिकली जो ये पहली बार जो लॉन्च हुआ था, फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ था 2018 में, और इसको जो रिलीज़ करता है वो करता है नीति आयोग। लॉन्च हुआ था 2018 में और इसको नीति आयोग रिलीज़ करता है। और बेसिकली ये ट्रैक करता है प्रोग्रेस ऑफ ऑल द स्टेट एंड इंडिकेटर्स ऑन 115 इंडिकेटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 2 ओनली। ये 2018 में जो है फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था और रिलीज बाय नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ उंगा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी। तो इसका आंसर है आंसर ए, विजया लक्ष्मी पंडित। तो विजया लक्ष्मी पंडित जो है फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट थी उंगा की। तो इसका हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंसी ऑफ द उंगा रोटेट एनुअली बिटवीन द हाउ मैनी जोग्राफिक ग्रुप। तो जो उंगा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसकी प्रेसिडेंसी जो है एनुअली रोटेट करती है कितने जोग्राफिक ग्रुप के बीच में। तो इसका आंसर है आंसर सी, 5। तो जो उंगा की जो प्रेसिडेंसी है वो 5 ग्रुप के बीच में जो है वो रोटेट करती है। तो मतलब क्या हुआ, हर साल जो अगर कोई भी अगर प्रेसिडेंट बनेगा वो इन 5 ग्रुप में से एक प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये 5 ग्रुप कौन से हैं, एक तो एशिया पैसिफिक, और या फिर ईस्टर्न यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, या फिर कैरिबियन नेशन जितने हो गए वो, और जितने भी वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट। तो इनके बीच में जो है जो उंगा है उसकी प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट करती है। तो इंडिया जो है, अगर इंडिया का अगर कोई बनेगा तो वो इस वाली कैटेगरी में बनता है, एशिया पैसिफिक वाली में। तो ये 5 जो ग्रुप है उसके बीच में जो है रोटेट करती है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो आपकी मेन जो बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है यूएन की, और इसके अंदर 193 मेंबर स्टेट हैं। और ये एक लौती ऐसी बॉडी है जिसके अंदर यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। तो मतलब इसके अंदर 193 मेंबर हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो है यूनिवर्सल आपकी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सारे मेंबर जो है इसके अंदर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो 193 मेंबर और 5 ग्रुप लोगों के बीच में इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, 5 ज्योग्राफिक ग्रुप के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। 1, अफ्रीकन यूनियन इज अ कॉन्टिनेंटल यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ 55 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। 2, अफ्रीकन यूनियन सस्पेंडेड बुर्किना फासो मेंबरशिप। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आंसर ए। तो अफ्रीकन यूनियन के अंदर जो है 55 कंट्रीज हैं, और हाल ही में जो हुआ है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। हाल ही में क्या हुआ, जो अफ्रीकन यूनियन है उसने जो माली की जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया है। माली की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। बेसिकली माली के अंदर जो है कूप चल रहा था, इसकी वजह से जो है इसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। तो इसका आंसर होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM इंडस्ट्रियल डेवलप डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव है वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है
आंसर डी, इंडिया या यूके। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का जो है ये मिलके इनिशिएटिव है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। तो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव इंडिया और यूके का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ द बेसिक सर्विस एज एनरिच्ड अंडर आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ये एनरिच्ड है कि पंचायत जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिलीवर ऑफ द बेसिक सर्विस। तो इसका आंसर है आंसर सी, 243G। तो 243G जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिकली आपका डील करता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। और जो आपके 29 आइटम्स हैं जिन पे जो है फंक्शनल आइटम जो होते हैं वो इसी आर्टिकल के अंदर आते हैं। 29 जो फंक्शनल आइटम्स हैं वो आर्टिकल 243G के अंदर ही आते हैं। तो बेसिकली पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत से जो है रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इज लोकेटेड इन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर डी, हैदराबाद। तो ये हैदराबाद में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि नेशनल जो पंचायती राज है इंस्टीट्यूट वो हैदराबाद में है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर है आंसर डी, डिफेंस मिनिस्टर। तो बेसिकली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसके चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो ये ना एक बहुत ही वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि आप देखिए डिफेंस से रिलेटेड है तो डिफेंस मिनिस्टर जो है इसके चेयरमैन होंगे। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग ओवर थिंकिंग कर देते हैं, ओवर थिंकिंग या फिर हम एग्जाम में नर्वस होंगे, तो हम लोग पता क्या देखते हैं, तो हम लोग कभी भी अपने जो माइंड है उसमें अपनी फर्स्ट चीज़ है, जैसे हमने ये पढ़ा हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस काउंसिल, तो हमारी दिमाग में जो सबसे पहले ऑप्शन क्या आया, डिफेंस मिनिस्टर होंगे। लेकिन आप जो है आप क्या है एग्जाम में ओवर थिंक करने लगे, आप बहुत नर्वस हो गए, आप पता है क्या दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, यार इसमें ना एक्विजिशन लिखा हुआ है, तो यार एक्विजिशन लिखा हुआ है तो कहीं यार ये फिनेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर ना हो। तो वही होता है ना कि अब एग्जाम में जो है ओवर थिंकिंग और नर्वस करके ना अपने जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह से ही गलत लगा के आते हैं। तो आपने अगर पहली बार कहीं भी अगर ये चीज़ पढ़ रखी होगी तो आपका माइंड जो है ऑलरेडी आपको ये बताएगा कि ये आंसर सही है। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग या नर्वस मोड में चले जाते हैं तो आपको वो दूसरे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करने लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का डिफेंस मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, आंसर डी। नेक्स्ट है देविका रिवर प्रोजेक्ट इज इन। तो देविका रिवर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर ए, जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली देविका रिवर प्रोजेक्ट आपका उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ है। और ये आपका जो देविका रिवर है वो ओरिजिनेट होती है सुधा महादेव टेम्पल उधमपुर में। सुधा महादेव टेम्पल उधमपुर में है, वहाँ ये ओरिजिनेट होती है और ये जाके फिर जो रावी रिवर है उससे जाके मर्ज हो जाती है, मतलब वेस्ट पंजाब में, मतलब पाकिस्तान के अंदर ये रावी रिवर से जाके मर्ज हो जाती है। तो देविका रिवर प्रोजेक्ट जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका है आंसर ए, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP। पहला, इट इज लॉन्च इन 2000। सेकेंड, द एम इज टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ रिवर। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो आपका नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है वो 1995 में लॉन्च हुआ था और इसका काम क्या है कि जो पॉल्यूशन ऑफ रिवर है उसको प्रिवेंट करना, पॉल्यूशन ऑफ रिवर को प्रिवेंट करना
और ये प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट हुआ अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एंड NGRBA। NGBRA मतलब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो उसके बीच उसके अंदर ये लॉन्च हुआ। ये 1995 के में लॉन्च हुआ था। इसका काम है कि पॉल्यूशन ऑफ रिवर को प्रिवेंट करना। तो इसका आंसर हो गया आंसर 2 बी, क्योंकि ये 1995 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है द होस्ट कंट्री फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021। तो होस्ट कंट्री कौन सी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की? तो इसका आंसर है आंसर बी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो होस्ट कंट्री है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। तो याद कर लेना, नेबरिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और एनवायरनमेंट डे तो वैसे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है, जितने भी आपके एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सारे सबसे सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होस्ट कंट्री पाकिस्तान है। अच्छा, मुझे ऑप्शन में ये बताइए, कमेंट बॉक्स में ये बताइए मुझे कि जो आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, कौन से को होता है? चलिए मंथ में बता देती हूँ, जून में होता है। डेट बताइए आप। एंड इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम 2021 की थीम क्या थी? थोड़ी मेहनत कर लीजिए, एक अपने आप सर्च करके ढूंढेंगे ना तो चीज़ें याद आएंगी। जब एग्जाम में लिखा आएगा ना व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो आपको यही लेक्चर्स याद आएंगे कि हाँ यार यहाँ लिखा था, तब देख लिया था, सर्च कर लिया था, तो फिर हो गया। तो आप जो है सर्च करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या थीम थी। तो इसका आंसर है आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिजॉल्व टू मीट द टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि वो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेगा पेट्रोल में, बाय मतलब कब तक करेगा? तो इसका आंसर है आंसर बी, 2025। तो 2025 तक जो है इंडिया जो है टारगेट मीट करेगा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को आप E20 भी बोलते हैं। बेसिकली 20% अगर ये आपका आ जाए E20 कब तक करेगा, तो आप यहाँ ध्यान रखना है कि E20 का मतलब भी 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग है और ये 2025 तक करेगा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी, रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन द रोड मैप ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो ये एथेनॉल ब्लेंडिंग पे जो है एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी। ये रिपोर्ट थी 2020 से 2025 तक। तो ये एक रिपोर्ट, एक रोड मैप जो है वो एक प्लान वो रिलीज़ हुआ है। और इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट क्या रखा है कि 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 2025 तक मीट करना है। और बेसिकली जो E10 है, मतलब 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, वो बाय अप्रैल 2025, सॉरी बाय अप्रैल 2022, बाय अप्रैल 2022 तक इसको मीट करना है। तो 20% 2025 तक और 10% जो है बाय अप्रैल 2022। तो ये जो है वो टारगेट थे। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है E100 पायलट प्रोजेक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल अक्रॉस द कंट्री इन। तो ये E100 पायलट प्रोजेक्ट जो है वो हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर ए, पुणे। तो E100 जो पायलट प्रोजेक्ट है वो आपका पुणे में लॉन्च हुआ है और इसका काम क्या है कि जो इथेनॉल है उसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का, बेसिकली उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल। तो आपको अगर आए कि E100 पायलट प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये इथेनॉल से रिलेटेड है। ये पूना में जो है वो एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड इन।
तो जिसको हम NPR कहते हैं, वो फर्स्ट टाइम कहाँ कंपाइल हुआ था। तो आप जो है NPR NCR में कंफ्यूज मत हो जाना, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो NPR जो है वो फर्स्ट टाइम कब कंपाइल हुआ था, तो इसका आंसर है आंसर ए 2010। तो NPR है वो फर्स्ट टाइम 2010 में कंपाइल हुआ था, जब आपका जो डेकेडल सेंसस है वो हुआ था, और ये लेटर जो अपडेट हुआ वो 2015 में अपडेट हुआ। NPR आपका क्या है, NPR एक रजिस्टर है ऑफ यूजुअल रेजिडेंस। जो यूजुअल रेजिडेंस होते हैं उनका रजिस्टर होता है, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आपके चेंजेस आते हैं, बर्थ हो गया, डेथ हो गया या माइग्रेशन हो गया, इससे रिलेटेड जितने चेंजेस होते हैं वो NPR में जो है वो रजिस्टर होते हैं। तो ये बेसिकली एक रजिस्टर है यूजुअल रेजिडेंस का। अब बात है कि यूजुअल रेजिडेंस क्या होता है, कोई भी अगर यूजुअल रेजिडेंट है वो कौन होगा। तो NPR के पर्पस से जो यूजुअल रेजिडेंट होता है वो होता है कोई भी पर्सन जो एक लोकल एरिया में पास्ट 6 मंथ से रह रहा है या और मोर, मतलब पास्ट 6 मंथ से रह रहा है या उससे ज़्यादा मंथ से रह रहा है, और उसका इंटेंट है कि वो आने वाले जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स रहेगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स रहेगा और उससे ज़्यादा रहेगा। तो ये बेसिकली यूजुअल रेजिडेंट का जो है वो क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू NPR। तो NPR ये होता है आपका रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंस, और इसकी बेसिकली जो बर्थ, डेथ और माइग्रेशन है उसके चेंजेस को नोट करता है। कोई भी अगर लोकल एरिया में कोई भी इंसान है, अगर वो पास्ट 6 मंथ से लेके आने वाले, मतलब पास्ट 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा, तो मतलब अगर ये है रेजिडेंट, अगर वो ये 6 महीने से कहीं रह रहा है या फिर उससे ज़्यादा से रह रहा है 6 मंथ्स प्लस, या फिर वो आने वाले 6 महीने एंड प्लस, मतलब इससे ज़्यादा अगर वो कहीं रहेगा, तो वो जो है वो उस जगह का जो है यूजुअल रेजिडेंट माना जाता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए, 2010 में फर्स्ट टाइम कंपाइल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन। देयर आर 4 ways in which the Indian citizenship can be acquired. 2 the provision are listed under the Citizenship Act 1955। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर है आंसर बी। आंसर बी, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। तो जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसके अंदर जो है 5 ways मेंशन है फॉर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 ways मेंशन है। पहला बर्थ, दूसरा डेसेंट, तीसरा रजिस्ट्रेशन, चौथा नेचुरलाइजेशन, पांचवा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी अगर जैसे इंडिया है, इंडिया ने अगर किसी जगह की टेरिटरी अगर कोई है एक्वायर कर ली, तो उसके जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली जो है इंडिया की उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में आप जो है सिटीजनशिप एक्वायर हो जाती है। तो बेसिकली ये प्रोविजन जो लिस्टेड है वो अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1995 में मेंशन है, और ये 5 ways होते हैं एक्वायर करने के सिटीजनशिप। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च द यूनटैब स्कीम फॉर स्टूडेंट टू एनकरेज डिजिटल लर्निंग। तो डिजिटल लर्निंग को एनकरेज करने के लिए यूनटैब जो स्कीम है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, तो इसका आंसर है आंसर बी, लद्दाख। तो ये जो यूनटैब स्कीम है वो लद्दाख ने लॉन्च की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टू बी कंडक्टेड बाय OECD इन। तो OECD जो है वो जो आपका पीसा है वो कंडक्ट करेगा
और इंडिया कौन से वाले सेशन में जो पीसा के उसमें हिस्सा लेगी? तो इसका आंसर है आंसर ए 2021। तो जो पीसा है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल असेसमेंट जो है वो OECD कंडक्ट करता है, OECD कंडक्ट करता है, और इंडिया जो 2021 में जो पीसा का जो सर्वे होगा उसमें इंडिया जो है पार्ट लेगी, इंडिया पार्टिसिपेट करेगी 2021 वाले सर्वे में। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? तो ये कब सेलिब्रेट होता है? तो इसका आंसर है आंसर ए 2010 से 2020। तो ये इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला शाहिद वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली फॉर 2021-2022 ही बिलोंग्स टू। तो अब्दुल्ला शाहिद जो हैं अभी हाल ही में जो है उंगा के प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हुए हैं, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर हो गया आंसर सी मालदीव्स। तो बेसिकली ये मालदीव से है बिलोंग करते हैं, अब्दुल्ला शाहिद मालदीव से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन। SBMG phase 2 was approved in 2020. Second, it will be implemented from 2021 to 2025-26। तो जो आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है वो 2020 में अप्रूव्ड हुआ है, और ये 2020-21 और 2025-26 तक इम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर है आंसर ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो बेसिकली आपका स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है वो फरवरी 2020 में अप्रूव्ड हुआ बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ये आपका 2020 से 2021 टू 2020 से 2024 से 25 तक जो है वो आपका इम्प्लीमेंट करेगा। 2024 से 25 तक ये इम्प्लीमेंट करेगा, 25-26 नहीं करेगा, ये 2024 से 25 तक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए 2020-21 से 24-25 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन। उर्जित पटेल कमेटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 1 MPC कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है आंसर ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो उर्जित पटेल कमेटी ने उन्होंने रिकमेंड किया था MPC, और MPC के जो अंदर हैं वो 6 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो आप यहाँ ध्यान रखना, इंक्लूडिंग चेयरमैन 6 मेंबर है, चेयरमैन को मिला के 6 मेंबर्स होते हैं। 3 हो गए RBI के आपके इंक्लूडिंग चेयरमैन, प्लस 3 आपके जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो ये 3 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, टोटल 6 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है। 1 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई व्हेन और फॉर हाउ मेनी डेज पार्लियामेंट शुड मीट। तो संविधान के अनुसार जो है संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो संविधान है वो निर्दिष्ट करता है कि संसद की बैठक कब या कितने दिनों के लिए होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर ए 1 ओनली। तो इसका आंसर है 1 ओनली। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या आर्टिकल 85 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के ये मेंशन है कि पार्लियामेंट के जो 2 सेशन है उसके बीच में जो है 6 months तक का से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट के 2 सेशन है उसके बीच में 6 months तक से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और ये जो पावर है, पावर टू कन्वीन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये जो है वो गवर्नमेंट के पास रेस्ट करती है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, ये जो पावर है वो गवर्नमेंट के साथ मेंशन करती है, तो यहाँ जो होगा वो होगा गवर्नमेंट स्पेसिफाई, गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करता है। तो बेसिकली ये जो डिसीजन है वो आपका कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर जो है वो लेती है। कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर जो है वो डिसीजन लेती है कि कब और कब सेशन होगा, कि हाउ मेनी डेज का होगा, कितने दिन ये पार्लियामेंट मिलेगा। तो ये जो सब है कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर जो है वो डिसीजन लेती है। जो ये डिसीजन है वो प्रेसिडेंट फॉर्मलाइज करते हैं, जो ये डिसीजन है वो प्रेसिडेंट फॉर्मलाइज करेंगे कि ये सेशन जो है वो कब होगा, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 85 के अंदर है कि जो 2 सेशन है उनके बीच का जो गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर ए, क्योंकि ये डिसीजन जो है वो कैबिनेट कमेटी लेती है ऑफ पार्लियामेंट एज विद द गवर्नमेंट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज एंडोर्स्ड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस फॉर अ सेकेंड टर्म। तो एंटोनियो गुटेरेस को जो है वो सेकेंड टर्म का जो है यूएनएससी का सेक्रेटरी जनरल जो है अपॉइंट हुआ है। तो उनसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। पहला, द सेकेंड टर्म विल एक्सटेंड टिल 2025। दूसरा है जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो मोरक्को से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो है आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर डी, नन। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो एंटोनियो हैं उनको जो है इनको बेसिकली सेकेंड टर्म में लाया है, इनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया है। ये दोबारा जो यूएनएससी के हैं वो सेक्रेटरी जनरल वो अपॉइंट हो गए हैं। तो इनका जो सेकेंड टर्म है वो एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026। तो ये 31 दिसंबर 2026 तक जो यूएनएससी हैं उसके सेक्रेटरी जनरल जो है अपॉइंट रहेंगे 2026 तक। और ये जो जिस कंट्री है उससे बिलोंग करते हैं वो है पोर्चुगल। तो बेसिकली ये पोर्चुगीज़ हैं, तो ये पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, ना कि मोरक्को से। तो इसका आंसर हो गया डी, नन। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग यूएनएससी सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन। तो यहाँ आपका यूएनएससी का सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन कैसे होता है उससे रिलेटेड आपके 2 स्टेटमेंट हैं। पहला, ऑल यूएन मेंबर गेट अ वॉइस इन सेक्रेटरी जनरल सिलेक्शन। 2, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैव वीटो पावर। तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसमें क्या होता है कि यूएन के जो आपके 193 मेंबर्स हैं सबके पास पावर है, सबके पास ना सेम पावर है अपॉइंट करने की। सबके पास जो है वो इक्वल वोट होता है, इक्वल वॉइस होती है कि वो अपॉइंट करें। लेकिन क्या होता है, जो आपके ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे जो हो गया आपका यूएसए हो गया, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। तो ये जो आपके 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर हैं इनके पास ना वीटो पावर होती है। तो वीटो क्या है, एक एक्सक्लूसिव पावर है। इसमें क्या है कि अगर किसी भी एक मेंबर ने मतलब मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे ये कैंडिडेट सही नहीं है और इसके अगेंस्ट में वोट डाल दिया, तो वो जो है वो चीज़ वैलिड मानी जाएगी। फिर इन सारे लोगों की जो भी वॉइस है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो परमानेंट मेंबर के पास जो है वो वीटो पावर होती है। तो इन लोगों का जो है, इन लोगों की रिकमेंडेशन होना, इन लोगों का जो वोट पड़ना उस कैंडिडेट के फेवर में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ही जो है इंडिया जो है हमेशा जोर मतलब बाकी लोग भी लगाते रहते हैं कि जब आपकी परमानेंट अगर आप मेंबर बन जाते हो तो आपका जो बहुत सारा से है वो यूएन से रिलेटेड बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये परमानेंट 5 मेंबर है, इनके पास जो है वीटो पावर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो 5 ये परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास वीटो पावर है और बाकी सारे जो लोग हैं उनका सेम
वॉइस होती है सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन में। तो ये टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, यहाँ फ्री डेली क्विज होते हैं और बाकी सारे मटेरियल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अरे हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हिंदी में कंटिन्यू करना है तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हिंदी में कंटिन्यू करना है, तभी हिंदी में कंटिन्यू हो पाएगा, अदरवाइज़ मैं दोबारा इंग्लिश में कंटिन्यू करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इतने सारे लोग देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हिंदी में कंटिन्यू। अगर आपको हिंदी में कंटिन्यू रखना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।